नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या भारत पर अमेरिका एडिशनल टैरिफ लगाने की तैयारी कर चुका है या फिर भारत के साथ ट्रेड डील में दबाव बनाने के लिए ट्रंप एक और बेतुकी साजिश रच रहे हैं? हालांकि इस बार भी अकेला भारत नहीं है, बल्कि 54 देश और कुल 60 अर्थव्यवस्थाएं जिन पर 12.5% और कुछ पर 10% टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह कि क्या ट्रंप उस टैरिफ के अरबों डॉलर की भरपाई करना चाहते हैं जो इससे पहले दुनिया पर लगाया गया और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनैतिक बताते हुए उसकी वापसी करने का आदेश दिया, या फिर ईरान के साथ जिस जंग में अमेरिका फंस गया है और अरबों डॉलर का नुकसान उठा चुका है उसकी भरपाई करना चाहता है, या फिर ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है और कैसे करना है। यह तो तय है कि ट्रंप के एक्स्ट्रा टैरिफ ने ट्रंप की क्रेडिबिलिटी दुनिया में सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दी। लेकिन अगर यह टैरिफ लगता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा और इससे बचने के विकल्प क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ का नया हथियार क्या है, वो नया प्रस्ताव क्या है जिसने एक बार फिर से दुनिया भर के अंदर हलचल पैदा कर दी है। जरा देखिए इसका नाम क्या है। इसको कहा गया है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 सेक्शन 301। अब दरअसल ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 की सेक्शन 301 क्या कहती है, जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए जरा, सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का एक विशेष प्रावधान है। असल में सेक्शन 301 ट्रेड एनफोर्समेंट टूल है, जो अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को विदेशी सरकारों के काम, नीतियों और तरीकों की जांच करने का एक अधिकार देता है। वो इस बात की जांच करते हैं कि विदेशी सरकारों का काम, नीतियां और तरीके अनुचित या भेदभावपूर्ण है या नहीं है। साथ ही वो अमेरिका के व्यापार को किस तरह प्रभावित कर सकता है। अगर जांच में कोई देश दोषी पाया जाता है तो अमेरिकी प्रशासन को उस देश के खिलाफ ज्यादा टैरिफ लगाने या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। तो ट्रंप ने इस बार जिसे हथियार बनाया है वह 1974 का सेक्शन 301। अब जरा यह भी देख लीजिए कि इसकी जद में कौन कौन से देश हैं जिनको माना गया है कि वो इस सेक्शन का उल्लंघन कर रहे हैं या इस सेक्शन की पूर्ण रूप से पालना नहीं कर रहे हैं। जरा एक नजर इस पर भी डालिए। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है 10% एक्स्ट्रा टैरिफ और दूसरा है 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ। जिन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा वो देश जो नियम को लागू तो कर रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरा उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जबकि 12.5% वो है जो अमेरिका के इस नियम को नहीं मान रहे हैं, पूरे तरीके से नहीं मान रहे हैं। 10% में वो हैं जो भरोसा दे रहे हैं कि वो आगे चलकर इसे मान लेंगे, जबकि 12.5% में वो हैं जिन देशों में कोई तैयारी नहीं और ना ही वहां से कोई भरोसा दिया गया है। अब जरा इसको एक बार और अलग तरीके से समझिए कि जिन पर 12% लगना है, जिन पर 10% लगना है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। हालांकि ये लिस्ट 54 देशों की है, लेकिन जो प्रमुख इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा या जिनकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा डेंट आएगा, उसमें भारत है। भारत के अलावा चीन है, ब्राजील है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा 6 अन्य अर्थव्यवस्थाओं जिनमें कनाडा है, यूरोपीय संघ है, मैक्सिको है, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के साथ इक्वाडोर को भी कानून को सही ढंग से लागू ना करने की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि वो देश हैं जिन पर 12.5% या फिर कम से कम 10% के आसपास एडिशनल टैरिफ लग सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों यह टैरिफ लगाया जा रहा है? इसके लिए एक शब्द है फोर्सफुली लेबर का इस्तेमाल करना, फोर्स लेबर का इस्तेमाल करना। उससे पहले जरा देखिए यूएसटीआर की रिपोर्ट में भारत पर आरोप क्या लगाए गए हैं, जरा एक नजर, क्योंकि इसी के आधार पर 12% के आसपास टैरिफ की बात की जा रही है।
भारत फोर्स लेबर यानी कि जबरदस्ती कराए गए श्रम से बने सामान के आयात पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहा है और इससे अमेरिका के ट्रेड पर बोझ पड़ता है या वो बाधित होता है। और ये यूएसटीआर की रिपोर्ट जिसमें भारत पर आरोप है, हालांकि ये आरोप सीधे नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भारत ही ऐसा कर रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि भारत ऐसा कर रहा है तीसरे थर्ड पार्टी जिस देश से वो लेकर दुनिया में निर्यात कर रहा है, दरअसल उस थर्ड पार्टी यानी कि उस देश के अंदर फोर्स्ड लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए भारत भी इसकी जद में है। लेकिन क्या वाकई में मकसद यही है? क्योंकि जो अमेरिका को समझ रहे हैं, जो ट्रंप को समझ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यह दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप को फटकार लगाते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ के दौरान जो अरबों डॉलर उसने अपनी जेब में यानी कि अमेरिका में डाले, उसे उन देशों को वापस दिया जाए क्योंकि वो रेसिप्रोकल टैरिफ अनैतिक था, अमेरिकी कानून के हिसाब से गैर कानूनी था। तो क्या उस पैसे को रिम्बर्स ना करने की जगह ट्रंप इस तरीके से बैक चैनल उस पैसे को बचाना चाहते? क्योंकि यूएसटीआर की जांच अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या बूस्टर डोज की तरह है? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा तमाम देशों पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया था। अब ट्रंप उन टैरिफ को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को इस लेकर ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि ट्रंप का ये टैरिफ प्लान ऐसे समय में सामने आया है जबकि यूएस के मुख्य वार्ताकार द्विपक्षीय वार्ता के लिए व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में है और भारतीय अधिकारियों के साथ 3 दिनों की बातचीत कर रहे हैं। आप सोचिए क्या वाकई में ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कि भारत पर यह आरोप लगा दिए जाएं कि यहां फोर्स लेबर का इस्तेमाल होता है और इसीलिए 1974 के सेक्शन 301 के तहत उस पर वो 12.5% टैरिफ एडिशनल लगाने की धमकी दी जाए कि अगर आप हमारे हिसाब से ट्रेड डील नहीं करते हैं तो फिर आपको 12.5% एडिशनल टैरिफ झेलना पड़ सकता है। अब सोचिए, और यह तब हो रहा है, भारत को इस लिस्ट में तब डाला गया जब भारत पर सीधे आरोप नहीं है। तो सवाल यह कि फिर इस लिस्ट में भारत क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि जीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूएसटीआर द्वारा प्रस्तावित यह टैरिफ भारतीय निर्यात पर सीधे जबरन श्रम से आरोपों से नहीं जुड़ा है। जांच का फोकस इस बात पर है कि भारत जैसे देश तीसरे देशों में जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात को किस तरह नियंत्रित करते हैं और यही वजह है कि विशेषज्ञ इस कार्रवाई को राजनीतिक और रणनीतिक मान रहे हैं। जहां अमेरिका किसी देश की आयात नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता दिख रहा है, अगर यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो भविष्य में अमेरिका किसी भी देश की घरेलू व्यापार नीति को आधार बनाकर अतिरिक्त शुल्क लगाने का रास्ता खोल सकता है और यहां से एक अमेरिका की वो दादागिरी नजर आएगी जिसकी जद में पूरी दुनिया होगी। और यही वजह है कि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी लगातार गिर रही है क्योंकि जो ट्रंप का टैरिफ गेम है वो सिर्फ भारत के लिए चुनौती नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन फिलहाल भारत के नजरिए से देखिए कि ये कितना बड़ा इंपैक्ट भारत पर डाल सकता है क्योंकि यह मामला सिर्फ 12.5% टैरिफ तक सीमित नहीं है। यह उस दिशा का संकेत भी है जिसमें अमेरिकी व्यापार नीति आगे बढ़ रही है, जहां टैरिफ सिर्फ बिजनेस टूल नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का जरिया भी बनता जा रहा है। भारत के लिए चुनौती सिर्फ अतिरिक्त शुल्क से बचने की नहीं होगी बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी होगी कि भविष्य की व्यापारिक वार्ताएं बराबरी की शर्तों पर हो, ना कि किसी दबाव की परिस्थितियों में। और हम मानकर चल रहे हैं यह मोदी सरकार है जो दबाव की नीति में काम नहीं करती, क्योंकि अगर दबाव में ही काम किया गया होता तो टैरिफ 1 साल पहले सिग्नेचर हो चुका होता। मोदी सरकार लगातार इसको टाल रही है क्योंकि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता भारत के लिए, भारत के एग्रीकल्चर के लिए, भारत के किसान के लिए। तो फिर सवाल यह कि इससे बचने के विकल्प भारत के पास क्या है और क्या उन विकल्पों का तत्काल प्रभाव से असर पड़ सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल भारत को इस प्रस्ताव का कानूनी और नीतिगत दोनों स्तरों पर विरोध करना चाहिए। यह विकल्प है क्योंकि सेक्शन 301 का दायरा अमेरिकी कंपनियों के बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों तक सीमित है। किसी देश की आयात नीति को आधार बनाकर टैरिफ लगाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की भावना के विपरीत है। जबरन श्रम से जुड़े मामले अक्सर कुछ विशेष उत्पादों तक सीमित होते हैं।
इसलिए पूरे देश पर व्यापक टैरिफ लगाना अनुपातहीन कदम है। भारत को बीटीए वार्ता, बीटीए यानी कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उस वार्ता और सेक्शन 301 जांच को लेकर अलग अलग विषयों के रूप में देखने की जरूरत है। और यह अमेरिका को समझाना होगा कि भाई जो हम कर रहे हैं, जो बीटीए हम कर रहे हैं, उस बीटीए के बीच में अगर आप किसी देश के अंदर फोर्स लेबर का इस्तेमाल हो रहा है और उसके कुछ उत्पादों को हम आयात कर रहे हैं, तो आप उस आयात पर 12.5% लगा सकते हैं। हालांकि यह भी आपका अधिकार नहीं कि आप किसी देश के आयात को सीधा निर्भर आप उसको टारगेट करें, लेकिन अगर कर सकते हैं तो पूरे देश पर नहीं लगा सकते। ओवरऑल जो ट्रेड है उस पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये अमेरिका है और अमेरिका के अंदर ट्रंप है, जो कब क्या कहेंगे और कब जो कहा है उससे कब पलट जाएंगे कोई नहीं जानता। क्योंकि विशेषज्ञ यहां तक कह रहे हैं कि वर्तमान में अमेरिका के अंदर कोई राष्ट्रपति ट्रंप नहीं है, एक व्यापारी ट्रंप है जो हर सौदे को व्यापार की नजर से देखता है, ना कि राष्ट्र और दुनिया की नजर से। इसलिए क्या भारत पर दबाव बनाने की रणनीति है, यह सवाल बार बार गूंज रहा है। यूएसटीआर का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया जब अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी व्यापार अधिकारियों का एक उच्च स्तर प्रतिनिधिमंडल इस समय दिल्ली के अंदर मौजूद है और मंगलवार से दोनों देशों के बीच 3 दिवसीय दौरे की बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों पक्ष पिछले 15 महीनों से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने में जुटे हुए और इस महत्वपूर्ण बैठक के ठीक बीच में अमेरिकी एजेंसी का भारत के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी करना बेहद संवेदनशील है। यूएसटीआर की रिपोर्ट से बातचीत की टेबल पर दबाव बढ़ सकता है और अमेरिका भविष्य में एक्सेस कैपेसिटी जैसे अन्य मुद्दों पर सेक्शन 301 को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी यह दबाव सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रह सकता। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत टैरिफ के डर से जल्दबाजी में किसी समझौते पर पहुंचता है तो उसे बाजार पहुंच, कृषि, डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद के साथ औद्योगिक नीतियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में ज्यादा रियायतें देनी पड़ सकती है और इससे भारत को सीधा नुकसान होगा। और मानकर चल रहे हैं कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में दबाव के अंदर काम बिल्कुल नहीं करेगी। और यूएसटीआर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि असमानता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा इस पर भी गौर फरमाने की जरूरत है। देखिए, हमारे सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदारों के जबरन श्रम से बने सामानों के आयात पर रोक न लगाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी वजह से ऐसी स्थिति बनती है जहां अमेरिकी वर्कफोर्स को वैश्विक स्तर पर एक असमान प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह है जेमिसन ग्रीर, एम्बेसडर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। वो कह रहे हैं कि किसी देश के अंदर फोर्स लेबर की वजह से एक पर्टिकुलर सामान को बनाने में उसकी वैल्यू कम होती है, लागत कम आती है, जबकि उसको उसी सामान को अमेरिका में बनाने में लागत ज्यादा आती है और इसकी वजह से अमेरिकी सामान इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है और यह असमानता है और इसको अमेरिका फोर्स लेबर का नाम दे रही है। लेकिन क्या वाकई में हर देश की स्थिति एक जैसी है? क्या हर देश के अंदर पर कैपिटा इनकम एक जैसी है? क्या हर देश की पॉपुलेशन एक जैसी है? क्या हर देश के अंदर बेरोजगारी एक जैसी है? क्या हर देश के अंदर हर सामान का दाम एक जैसा है? अगर ये नहीं तो फिर फोर्स लेबर की परिभाषा किसी एक देश के हिसाब से कैसे हो सकती है, या यूं कहें कि अमेरिका के हिसाब से ये कैसे हो सकती है कि भारत के अंदर लेबर रेट कौन तय करेगा, जापान में कौन करेगा, चाइना में कौन करेगा, या फिर साउथ कोरिया के अंदर कौन करेगा? और यहीं से बाकी देशों के लिए टेंशन बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका इस ट्रेड के अंदर एक ऐसे राइडर को ला रहा है जो अनफेयर है। लेकिन ट्रेड डील कब तक होगी यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ट्रेड डील हुई और उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर हुए जहां भारत अपने हितों से समझौता करते हुए दिखाई दे रहा है तो मान लीजिएगा कि 12.5% का जो ये प्रस्ताव है इसका इंपैक्ट है। और अगर ऐसा ना नजर आए तो ये मान लीजिएगा कि ट्रंप ने एक और बड़ी बेवकूफी दुनिया के सामने कर दी है, क्योंकि 99% बातचीत पूरी होने के बावजूद डील के तुरंत फाइनल होने की उम्मीद कम है। इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन ने लगाए गए अस्थायी 10% टैक्स की अवधि अगले महीने खत्म हो रही है।
जब तक वॉशिंगटन अपने टैरिफ ढांचे को पूरी तरह स्पष्टता नहीं देता, तब तक डील पर अंतिम मोहर लगना मुश्किल है। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके एक्सपोर्टर्स को प्रतिद्वंदी देशों के मुकाबले अमेरिकी मार्केट में प्रतिस्पर्धी स्थिति मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, 1974 के सेक्शन 301, जिसमें फोर्स लेबर का जिक्र किया गया। अब सवाल यह कि भारत में क्या वाकई में जबरन श्रम हो रहा है? इसके अलावा और कौन कौन सी जांच की गई जिसके आधार पर अमेरिका की उस एजेंसी ने भारत को इस श्रेणी में डाल दिया? दरअसल भारत इस समय अमेरिका की दो अलग अलग सेक्शन 301 जांच का सामना कर रहा है। पहली जांच जबरन श्रम को रोकने के उपायों को लेकर है, वहीं दूसरी जांच सोलर मॉड्यूल्स, प्रोसेस्ड फूड, स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पाद क्षमता को लेकर है। इस जांच में भारत के साथ दुनिया के 14 अन्य देश भी शामिल हैं, जिनकी जांच की बात की जा रही है। लेकिन हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या कह रहा है, और इससे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप सुबह कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे, दोपहर में कुछ कहेंगे और सोने से पहले कुछ कहेंगे। लेकिन हमें इससे फर्क पड़ता है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स पर कितना असर पड़ सकता है अगर 12.5 या एक बार के लिए मान लें कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाता है। जरा इस पर नजर डालिए। अगर अमेरिका अतिरिक्त 10% से 12.5% की ड्यूटी लागू कर देता है, तो भारतीय बाजार, अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे भारतीय सामान, जिससे हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। हालांकि यूएसटीआर ने टेक्सटाइल के लिए एक अलग मैकेनिज्म का सुझाव दिया है। इसके तहत चुनिंदा देशों से एक निश्चित मात्रा में कपड़ों के इंपोर्ट को कम टैरिफ रेट पर अनुमति दी जा सकती है। लेकिन थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI, वो भारत को क्या सजेशन दे रहा है या भारत के पक्ष में क्या कह रहा है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। वो कह रहा है कि जबरन मजदूरी से जुड़ी चिंताएं अक्सर पूरी अर्थव्यवस्थाओं के बजाय कुछ खास उत्पादों या सेक्टर तक ही सीमित होनी चाहिए। उसने तर्क दिया कि पूरे देश पर टैरिफ लगाना शायद सही कदम ना हो, जबकि टारगेटेड उपायों से इस मूल समस्या को ज्यादा प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। GTRI ने भारत अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में भी इस प्रस्तावित कार्रवाई को देखा है। उनका मानना है कि यह कदम नई दिल्ली पर दबाव बढ़ा सकता है। कारण यह है कि दोनों देश एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत को सेक्शन 301 के तहत औद्योगिक क्षमता से ज्यादा उत्पाद जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त जांच का सामना करना पड़ सकता है। GTRI ने इस साल मार्च में सेक्शन 301 के तहत दो अलग अलग जांच शुरू की, जिनमें 60 अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी। एक जांच में जबरन मजदूरी से जुड़े मुद्दों की पड़ताल की गई, जबकि दूसरी जांच में एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से जुड़ी चिंताओं पर फोकस किया गया है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर कितना असर पड़ेगा, एक बार के लिए मानकर चलते हैं 12.5% अतिरिक्त टैरिफ अगर लगता है तो भारत पर कितना असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। जो सीधा असर होगा वो 10% के आसपास होगा, लेकिन ये 10% कितना है? 87 अरब डॉलर है। तो ऐसे में सवाल है कि भारत के पास विकल्प क्या है? यूरोपियन संघ, आसियान और अन्य देश, जहां भारत उस व्यापार को आगे बढ़ा सकता है जो इस टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगा हो जाएगा, और 87 अरब डॉलर भारत यूरोपियन संघ, आसियान और अन्य देशों के अंदर उसी सामान को बेचकर कमा सकता है। लेकिन जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, USTR, यह दरअसल है क्या और क्या इसकी रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है? जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि USTR अमेरिका सरकार की वो एजेंसी है जो देश की व्यापार नीति तय करती है और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक समझौते और विवादों को संभालती है, और इसीलिए इसकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें अभी वक्त है, अभी सिर्फ प्रस्ताव आया है। जुलाई तक इसको लेकर तमाम सुझाव मांगे जाएंगे और मिड ऑफ जुलाई के आसपास यह तय होगा कि क्या वाकई में 1974 के सेक्शन 301 का इन देशों ने उल्लंघन किया है, और अगर उल्लंघन किया है तो क्या सेलेक्टिव उत्पादों पर ही, जिन उत्पादों को लेकर उल्लंघन किया गया,
क्या उन सेलेक्टिव उत्पादों पर 12.5% या 10% का टैरिफ लगाया जाएगा, या पूरे देश की तमाम निर्यात व्यवस्था पर यह टैरिफ लगा दिया जाएगा? मानकर चलिए अगर यह टैरिफ लगता है तो इससे दोनों को नुकसान होगा। अमेरिका के अंदर ये सेलेक्टिव चीजें महंगी हो जाएंगी और जो देश सप्लायर होगा उस सप्लायर को अपने नए गलियारे खोजने होंगे जहां वो उसे सस्ते दाम पर बेच सके, क्योंकि यहां का जो उद्योगपति होगा उसके भी सामान की वहां महंगे दाम होने की वजह से एक बाजार संकीर्ण होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन भारत और भारत की सरकार हर एक विपदा के लिए एक ऐसा रास्ता तलाशती है जो शॉर्ट टर्म ना हो, दीर्घकालिक हो। जैसे इससे पहले भी टैरिफ के दौरान भारत सरकार ने 40 के आसपास देशों के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाया और 20 के आसपास देशों के साथ एफटीए को आगे बढ़ाया। और अमेरिका के अंदर जो सामान हमारा महंगा हुआ, हमने एक दूसरे गलियारा से यूरोप के लिए एक नए बाजार को ओपन किया। मानकर चलेंगे कि यहां भी अगर दिक्कत हुई तो भारत सरकार एक नए गलियारे को ओपन करेगी ताकि देश का उद्योग आगे बढ़े, ना कि किसी देश के टैरिफ की वजह से कमजोर पड़ जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।